स्वास्थ्य, क्योंकि एक रुग्ण बीमार व्यक्ति बड़ी आशा भरी उम्मीद के साथ किसी चिकित्सालय में जाता है, एक अच्छे चिकित्सक की तलाश करता है और उसका प्रयास होता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और जब उसे अच्छी चिकित्सा, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे साधन, अच्छे संसाधन मिल जाते हैं, अच्छा वातावरण उसको मिल जाता है, तो उसके मन से ही, मानसिक रूप से ही उस अनुकूल वातावरण में 50% तो यूं ही सही हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, आज जो बातें कह रहे थे बायतू से आने वाले माननीय हमारे विधायक जी और हमारे आदरणीय सभापति जी पारिक साहब, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ा है, भौतिकवाद बढ़ा है, कृषि उत्पादों में यूरिया, पेस्टिसाइड और केमिकल का उपयोग बहुत अधिक तेजी के साथ बढ़ा है। हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, ये सब बहुत तेजी के साथ दूषित होने लगे और बायतू से आने वाले हमारे विधायक महोदय की चिंता थी कि ये कौन ठीक करेगा। निश्चित रूप से इसे हम ही सही करेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सही करेंगे और करने भी लगे, क्योंकि आज जिस तरीके से तेजी के साथ मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस के लोग शिकार हो रहे हैं, व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होने लगा है और बहुत छोटा सा रोग भी बहुत बड़ा रोग के रूप में उस व्यक्ति से वो ग्रसित हो जाता है। आज आवश्यकता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की, खान पान में सतर्कता की भी, और सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का। उन्होंने इस बात को समझा और सबसे पहले उन्होंने व्यक्ति की सबलता पर, उसकी सदस्वस्थता पर ध्यान देते हुए जो हमारी प्राचीनतम योग पद्धति थी, उसे सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उसको प्रतिपादित किया और संपूर्ण विश्व के लोगों ने उस योग की महत्ता को समझा, माना और आज लोग बाग इसके प्रति अवेयर। और जो बात कर रहे थे खाद्य पदार्थों में, अब जो पेस्टिसाइड है, जो केमिकल है, जो यूरिया है, उसमें भी हमारी केंद्र सरकार ने नीम कोटेड यूरिया, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, ये पहली बार यदि किसी सरकार के दिमाग में ये विचार आया तो ये हमारी केंद्र की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये विचार आया। क्योंकि यदि हम व्यक्ति के जीवन में अच्छा खान पान, अच्छी जीवन शैली दे सकेंगे तो निश्चित रूप से रोग कम रूप से जो है उसको आक्रमण करेंगे। मैं कोई आप लोगों की बहुत ज्यादा आरोप या आलोचनाएं आपकी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये विषय ही आरोप और आलोचना का नहीं। हाँ, लेकिन कुछ जो आपकी कमियां रही हैं वो तो कहनी पड़ेंगी, पर ये संवेदनशीलता का विषय है। चाहे ये हो, सभी को मिलकर विचार करना होगा कि इन जो कारक हैं, जो आप भी बता रहे हो, हम भी जानते हैं, उनका क्या इलाज है, कैसे उन कारकों को हम रोक सकते हैं। और ये सब हमारी जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है, क्योंकि 2.5-3 लाख की संख्या में लोग हमें जिताकर यहाँ भेजते हैं, हमसे अपेक्षा भी करते हैं और वो हमें अपना हीरो मानते हैं। कोई भी परेशानी आ जाएगी तो हमारे विधायक जी हमारे
आगे खड़े रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे कोई सी भी जटिल परेशानी में, कोई भी दिक्कत में। ये लोगों की अपेक्षा हमसे रहती, हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। जिस तरीके से आज आवश्यकता है थी कि किस आधुनिक चिकित्सा का भी पूरा सरकार ध्यान दे और साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और साथ ही साथ जैसा हमने कोरोना में देखा, कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना में वो स्थिति थी कि यदि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं हो, और मुझे याद है वो मंजर, वो भय उत्पन्न करने वाला वो दृश्य, आपके मंत्री भी 3-3, 4-4 मंत्री दिल्ली जाकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मिले थे, ऑक्सीजन के लिए भी आपने हाथ खड़े कर दिए थे, और आप सब गायब हो गए थे मुख्यमंत्री जी के समय। आपको याद है या भूल गए? आप भूल भी जाओ, परंतु जनता कभी इसे भूलने वाली नहीं। वो एक दंश की तरह, घाव की तरह उनके सीने पर अमिट छाप है जो आपने उनके साथ कोरोना में किया था। चुप गए थे आप, और उस समय ऑक्सीजन कंटेनरों से, टैंकरों से राजस्थान की धरती पर आई थी, लोगों की जान बची थी। खेप की खेप रेमडेसिविर, अन्य दवाइयां जितनी भी संबंधित थी, मास्क और सब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के सिलेंडर सब केंद्र सरकार के माध्यम से लाए गए थे और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया गया था। परंतु आपने जिस तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे, मेरा मानना है कि ये सरकार का दायित्व होता है ऐसी स्थिति में खड़े होकर लोगों की मदद करना। केंद्र की सरकार ने देश को एम्स दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, डायलिसिस योजना में चिकित्सा उपकरण दिए, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का संरक्षण किया और आयुर्वेद में नए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। इसके काम केंद्र सरकार ने किए। 2025-26 में चिकित्सा पर वह 1 लाख करोड़, जो तो कुल जीडीपी के लगभग 2% के बराबर रहा, और अब इसका 2.5% किए जाने का लक्ष्य भी तय है। यह कार्य केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा के महज 10 वर्षों के अंदर हुए। चूंकि प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तम चिकित्सा और उत्तम स्वास्थ्य से ही सबल एवं विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कार्य अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को मजबूत बनाने का, उन्हें स्वस्थ रखने का काम ये केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी। और आप काला कानून लिया है। ये काला कानून, राइट टू हेल्थ का काला कानून, क्या आवश्यकता थी? जबरदस्ती क्या आपने पूरी बाधित कर दी। आपका, हमने तो यहाँ खड़े होकर जोरदार विरोध किया था। आपका निरोगी राजस्थान का सपना, आपका निरोगी राजस्थान का नारा, और आप लादना चाहते थे उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, प्राइवेट चिकित्सकों पे। ये ड्यूटी आपकी थी, कर्तव्य आपका था, यह आपको करना चाहिए था निरोगी राजस्थान। और यदि उनको करना भी था तो आपको उनको विश्वास में लेना चाहिए था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान का सरकारी चिकित्सक हो चाहे प्राइवेट चिकित्सक हो, उसके अंदर संवेदनशीलता है। यदि आप काला कानून नहीं लाते, दादागिरी नहीं करते, नियम और नीतियों से उनको नहीं बांधते, तो आपके सहयोग के लिए खड़े हो जाते, आपकी पूरी मदद करते और आपके निरोगी राजस्थान में आपका सहयोग करते। परंतु ये देखता हूं मैं, आज ये न्यूज देख रहा था, ये कोटा की न्यूज पढ़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी जो आज कार्यशैली है, जो आपका कार्य प्रबंधन है। आज कालीचरण जी भी कह रहे थे कि कुछ चिकित्सकों का सम्मान करना है, क्योंकि वो उत्साहित हैं, वो जोश में है आपकी कार्यशैली से। ये आज की न्यूज, सभापति महोदय,
मेडिकल कॉलेज के हर अस्पताल का स्टाफ क्षमता से तिगुना काम कर रहा है। 1947 बेड की क्षमता लगा रख के 2831, मतलब बेड्स की क्षमता 1947 है और लगा रखे हैं 2831। भर्ती मरीजों की संख्या इससे भी ज्यादा, इसके बावजूद पीछे नहीं हटते हमारे डॉक्टर। डॉक्टरों में उत्साह है, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम कराने के लिए सरकार का रवैया भी उनके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, जिस तरीके से आप भी मानते हैं कि कोरोना में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे राजस्थान वासियों की मदद के लिए सदैव खड़े रहे, उनके हर प्रकार से सेवा करते रहे, तो ऐसे लोगों को शाबाशी देना भी आवश्यक है। और निश्चित रूप से जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे तो जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा ये राजस्थान के लोग पूरी तरीके से निरोगी हों, स्वस्थ रहे, तो जरूर ये सारी की सारी चीजें हम पूरी कर पाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बड़े पैमाने पर इसी सोच के साथ काम कर रही है कि पूरे प्रदेश को कैसे स्वस्थ बनाए, हमारी संकल्पना विकसित राष्ट्र की है, ये तभी संभव होगा जब हम गुणवत्ता युक्त उत्तम चिकित्सा एवं उत्तम स्वास्थ्य से युक्त समाज का निर्माण कर पाएंगे। प्रथम बजट में जो भी घोषणाएं की गई, वो सारी योजनाएं धरातल पर लाकर एक संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उनको पूरा करने का काम किया। आप सिर्फ घोषणाएं करके रह जाते थे। चुनौतियां बहुत हैं इस डगर में, पर आदत है हमें टकराने की। तूफान की जिद है आशियां मिटाने की, तो हमें भी फिक्र है उनकी जिंदगियां बचाने की। चाहे लोग किसी परेशानी में हो, पूरी ताकत के साथ सेवा के भाव से लोगों की मदद के लिए सदैव खड़े रहेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, जिन्होंने राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सकारात्मकता, संवेदनशीलता के साथ उत्तम चिकित्सा को दूर दराज तक सुगम बनाने के लिए कई फैसले किए। मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान आरोग्य योजना का खाका तैयार किया, न केवल जीवन रक्षक पैकेज बढ़ाए, बल्कि सिर्फ राजस्थान में नहीं, बाहर जाकर भी व्यक्ति अपना इलाज कर सके, ये व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। उन्होंने सत्ता पर आते ही सबसे पहला काम एक चिकित्सालय का निरीक्षण, उसकी मॉनिटरिंग, क्या क्या सुविधाओं का अभाव है, किस प्रकार से इस चिकित्सा तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, कैसे मजबूत हो, इन सारी चीजों का अध्ययन किया और उसके बाद अपने बजट का निर्धारण किया। ये होता है वास्तविक और असलियत काम, जो वास्तव में लोगों के काम आने वाला हो। कुछ भी कर दो, घोषणाएं कर दो, उससे कोई लोगों को लाभ नहीं हो रहा। 2 दिन लोग बाग खुश हो जाएंगे, आप भी ताली बजाकर चले जाओगे, लेकिन घोषणाएं करने के बाद पहले तो लोग चाहते क्या है, लोगों की परेशानी क्या है, उनकी मजबूरी क्या है, किस तरीके से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, और फिर उसके बाद वैसा ही बजट बनाना, और फिर उसके बाद अगले दिन से उस बजट की क्रियान्वयन में पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, सामर्थ्य के साथ लग जाना, और अपनी टीम को भी पूरी मजबूती के साथ उस काम में लगा देना। तब जाकर बजट का जी घोषणाएं होती हैं वो 100% पूर्ण होती हैं, जैसी अभी हो रही हैं। मैं निश्चित रूप से जो घोषणाएं हमारी हुई है, मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे वो माँ योजना हो या अन्य योजना हो, मान्य जिस तरीके से कुछ मेरी कोटा शहर की डिमांड है उनको मैं बता दूं, आपने ट्रिंग कर दी। माननीय सभापति महोदय, खाद्य पदार्थों की एक बात बताना चाहता हूं। खाद्य पदार्थों में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने, चिकित्सा मंत्री जी ने इतनी गंभीरता से काम किया कि मिलावट को लेकर इन 2 वर्षों के अंदर एक अभियान की तरह पूरे राजस्थान के अंदर लिया। 2023-24 में विभाग ने एनफोर्समेंट सैंपल में 284% लक्ष्य हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक साल में
6 लाख किलो मिलावटी सामग्री जब्त की गई, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। भाई तुझसे आने वाले विधायक जी पूछ रहे थे कौन करेगा, हम करेंगे। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान में 2284 वेंडर्स का निरीक्षण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 3915 मिलावट खोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। 11 करोड़ 20 लाख की पेनल्टी दर्ज हुई। मैं विभाग के मुखिया से कहना चाहूंगा कि इस लालच का कोई अंत नहीं है। ये कार्रवाई धीमी नहीं पड़नी चाहिए, पूरी ताकत के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और आज जिस तरीके से 16 मोबाइल फूड सेफ्टी लेबोरेटरी खरीदी जा रही है, इससे मौके पर ही अब जो है जांच हो जाएगी। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राजस्थान वासी स्वस्थ रहें, मिलावटी खाद्य पदार्थ से उनका बचाव कर सकें, उसी प्रतिबद्धता के साथ विभाग को काम करना होगा। कांग्रेस माननीय सभापति महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माननीय सभापति महोदय, हमारे कोटा शहर में अभी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कांग्रेस के टाइम में वो धारीवाल जी उठकर चले गए। न्यू मेडिकल कॉलेज में एक ईंट लगी हो तो बता देना, और एक कार हुआ हो तो बता देना। परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा है। यहाँ वन है, प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ के वनों में बड़ी संख्या में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। चंबल के तट पर आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं पंचक्रम पद्धति के मेडिकल टूरिज्म की अगर स्थापना कर दी जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक बड़ा आयुर्वेदिक हब हम कोटा शहर में बना सकते हैं, जहाँ पूरे देश भर से लोग बाग अपना आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज करने आ सकते हैं। एक जो माननीय मंत्री जी, मेरी बस 1 मिनट में मैं आपको अपनी कुछ हमारी कोटा शहर की मांगे हैं। एक तो हमें इंटरनेशनल रेडियो कार्डिक कैथ लैब की आवश्यकता है, 128 लाइव सिटी स्कैन मशीन, एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली 5 एम्बुलेंस, सिमुलेटर लैब, रोबोटिक हैंड और आदर्श CSC दादाबाड़ी का उन्नयन, आदर्श CSC विज्ञान नगर में पर्याप्त पदों का सृजन, कोटा शहर की बड़ा बस्ती, क्रशर बस्ती, घोड़ा बस्ती, दुर्गा बस्ती, श्रीनाथपुरम में नए आयुष्मान आरोग्य कॉलेज खोले जाएं। हमारे यहाँ दूध तल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें 1150 बेडों की क्षमता है। वर्तमान में 340 नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत हैं, उनको वो पर्याप्त नहीं है। नर्सिंग स्टाफ के पद, ICU के उपकरण व फर्नीचर के लिए बजट जो है स्वीकृत किए जाए। कोटा का विस्तार होने से कोटा में एक और नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोलने की महती आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।